पहले इंडिया से यूएस जाने वाले सामान पर 4-5% का टैरिफ था। ट्रंप ने आकर इसको 50% कर दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर अब कहा जा रहा है कि 18% पे डील हो गई है। ये कैसी डील है? ये तो ऐसा है जैसे आपकी रोटी छीनकर एक निवाला आपको पकड़ा दिया जाए। भारत का किसान ट्रंप को थैंक यू नहीं बोल रहा है। एक और समझने की चीज ये है कि ये मामला सिर्फ अमेरिकन किसान और इंडियन किसान के बीच का नहीं है, बीच में है अमेरिकन फूड मार्केटिंग कंपनियां। गाइस, मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद पॉपो ऑफ ऑल डील्स आ गई है। बीच में बजट का जो सैंडविच बना उसे तो लोग भूल ही गए हैं। इस हफ्ते ये भी पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट यूएस टाइमिंग्स में काम करती है। दिन में पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के मेंबर्स को बोलने नहीं देती और रात में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। रील पे रील बनाने वाली सरकार और 24 घंटे के न्यूज चैनल्स के बाद भी डील की खबर अमेरिका से आती है। अगर आप इंडिया के ग्लोबल अफेयर्स को जानना चाहते हैं तो ट्रंप के ट्रुथ सोशल अकाउंट को देखा कीजिए, वहीं पे सारी जानकारी मिलती है। मसलन इंडिया कब कहां से तेल खरीदेगा, किसको अपना सामान बेचेगा, किसको नहीं बेचेगा, किस दाम पे बेचेगा, सब वही बताते हैं। यूएस की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का बयान आता है कि इंडिया का मार्केट अब अमेरिका के किसानों के लिए खुल जाएगा। तब जाकर मोदी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन डिटेल्स फिर भी नहीं पता चलते। इनफैक्ट पीयूष गोयल ने ये कहा कि अभी तो डील का लास्ट स्टेज चल रहा है, फाइनल नहीं हुई है। We stand for the people of India. We stand for national interest. And today, 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams. डील फाइनल नहीं हुई है तो माला किस बात की पहनाई गई? बजट को गुजरे एक हफ्ता भी नहीं हुआ और अब लोगों को नए सपने दिखाए जा रहे हैं। क्या बजट में लोगों और मार्केट्स के लिए कुछ नहीं था? क्या अब ये यूएस डील ही हमारी नैया पार लगाएगी? बजट के प्रॉमिसेस का क्या हुआ? आइए इस हफ्ते की इकोनॉमिक हलचलों का जायजा लेते हैं। पहले इंडिया से यूएस जाने वाले सामान पर 4-5% का टैरिफ था। ट्रंप ने आकर इसको 50% कर दिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। फिर अब कहा जा रहा है कि 18% पे डील हो गई है। ये कैसी डील है? ये तो ऐसा है जैसे आपकी रोटी छीनकर एक निवाला आपको पकड़ा दिया जाए। कहा जा रहा है कि एटलीस्ट ये कुछ दूसरे देशों से जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना से तो कम रेट है ना, पर जापान, यूरोपियन यूनियन, यूके से तो ज्यादा है। लेकिन मेन बात ये है कि पहले से 4 गुना ज्यादा है। और आपको ये भी देखना चाहिए कि इस 18% टैरिफ के बदले इंडिया दे क्या रहा है। कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ गए। इसके बदले इंडिया अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, यानी कि करीब 45 लाख करोड़ रुपए। वॉट? ये तो ऑलमोस्ट हमारा टोटल बजट एक्सपेंडिचर है। क्या सारा खर्चा अमेरिका पे ही होगा? तो लोगों का अनाउंस की गई स्कीम्स का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे डील को अनाउंस करते हुए लिखा कि मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब भारत रशिया से तेल नहीं लेगा, अब यूएस और वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। फिर लिखा कि आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी वो ये टैरिफ कम कर रहे हैं। वाओ, ये कैसी फ्रेंडशिप है जिसमें एक डिक्टेट करता है और दूसरा उसकी सारी बात मान जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज को ध्यान से देखने की जरूरत है। क्या आपको इसमें किसी दोस्त की आवाज सुनाई पड़ रही है या किसी ब्लैकमेलर की? जैसे फिल्मों में किडनैपिंग के बाद विलन का फोन आता है, वैसे साउंड सुनाई पड़ रहे हैं। ट्रंप आगे लिखते हैं कि इस 18% टैरिफ के बदले इंडिया अपने टैरिफ्स को 0 कर देगा। 0 मतलब 18% पे इंडिया अपने माल को यूएस में बेचेगा और 0% पे यूएस के माल को खरीदेगा। गजब दोस्ती है। कैपिटल लेटर्स में ट्रंप ने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर हैज कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन।
अगर आप ना जानते हो तो कैपिटल लेटर्स को राइटिंग में चिल्लाने की तरह माना जाता है। उधर से ट्रंप चिल्लाए और इधर से मोदी जी ने ये जवाब दिया, बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट। साथ ही एक हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगा देते तो मैसेज पूरा हो जाता, या भारतीय परंपरा के हिसाब से एक दंडवत प्रणाम की फोटो भी भेज देते तो और भी अच्छा होता। एंड में ये भी लिखा है कि ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए ट्रंप की लीडरशिप जरूरी है। अब लगे हाथ ट्रंप को एक मेड इन इंडिया नोबेल पीस प्राइज तो भिजवा ही देना चाहिए 18% के रेट पर। अब तक जो इस सो कॉल्ड डील के बारे में समझ आ रहा है उसकी बातें सिर्फ बेतुकी ही नहीं, खतरनाक भी हैं। पिछले साल इंडिया के बायलैटरल ट्रेड में यूएस सबसे ऊपर रहा। इंडिया ने यूएस के साथ 129.2 बिलियन डॉलर का व्यापार किया, जबकि चाइना के साथ 127.7 बिलियन डॉलर का। लेकिन चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा है, हम उनसे ज्यादा खरीदते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। पर यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम वहां से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से कम चीजें लेते हैं। इन दो फिगर्स को देखिए। 2024 में अमेरिका से इंडिया में क्या आया और इंडिया से अमेरिका को क्या गया। अमेरिका से इंडिया में 41.8 बिलियन डॉलर का सामान आया। इसमें फ्यूल, प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, मैकेनिकल पार्ट्स, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, प्लास्टिक्स, फ्रूट्स, नट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट्स जैसी चीजें आई। इंडिया से अमेरिका में 87.4 बिलियन डॉलर का सामान गया। इसमें थे इलेक्ट्रिक मशीनरी और पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्रीशियस मेटल्स और स्टोन्स, मैकेनिकल अप्लायंसेस, आयरन एंड स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और कारपेट जैसी चीजें। पर नेट बेनिफिट इंडिया को मिला क्योंकि हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया और 45.7 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस कमाया। अब ट्रंप का ये कहना कि 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदो, कहां 41 बिलियन डॉलर और कहां 500 बिलियन डॉलर, मतलब 1150% ज्यादा वैल्यू का सामान खरीदो। क्या खरीदना है वो भी ट्रंप ही बता रहे हैं। अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदो, उनका कोयला, उनकी टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स भी खरीदो। और यहीं पर देश और उसके किसानों की मुश्किलें शुरू होती हैं। मोदी जी ने तो ट्रंप को भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से धन्यवाद कर दिया, लेकिन उन 140 करोड़ में आधे तो एग्रीकल्चर में ही लगे हैं। भारत का किसान ट्रंप को थैंक यू नहीं बोल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने प्रेस रिलीज में इस डील को टोटल सरेंडर कहा है। इस डील से इंडियन मार्केट में यूएस के कृषि उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी और भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमारे सोयाबीन, मेज, कॉटन और डेयरी पर भी भयानक असर होगा। 4 से 11 फरवरी को गांव-गांव में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और 12 तारीख को जनरल स्ट्राइक और मास प्रोटेस्ट होगा। 2024 के एक सर्वे के अनुसार यूएस में बस 18.8 लाख किसान हैं, जबकि इंडिया में करीब 14.65 करोड़ परिवार खेती के काम में लगे हैं। हमारी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है। अब आप ही बताइए, क्या हमारे किसान अमेरिका के सस्ते और सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से मुकाबला कर पाएंगे? इस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर एक इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सर्दियों के मौसम में आपने शायद बादाम पिस्ता तो खाया होगा या ड्राई फ्रूट लड्डू बनाए होंगे, कुछ अखरोट तो तोड़े ही होंगे। क्या आपने नोटिस किया कि आपके किचन में कैलिफोर्निया आलमंड की मात्रा बढ़ गई है? पहले भारत में कई ड्राई फ्रूट्स और मेनली बादाम पिस्ता जैसी चीजें अफगानिस्तान, ईरान से आती थी। ड्राई फ्रूट बेचने वाले काबुली वाले की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। एशिया के नट्स ऑयल और न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, जबकि अमेरिका का बादाम का साइज तो बड़ा है पर क्वालिटी वैसी नहीं है। 2008 से हमारा यूएस के बादाम का इंपोर्ट 5.5 गुना बढ़ा है। अब 92.3% बादाम यूएस से आते हैं, 86.7% पिस्ता भी यूएस से आता है। ईरान से अब बस 8.8% पिस्ता आता है और अफगानिस्तान के व्यापार पर तो लगभग रोक ही लग गई है। मार्केट ओपन किए बिना ही यूएस के फार्म प्रोडक्ट्स हमारे देश में डंप हो रहे हैं। जरा सोचिए कि इस नई डील से क्या होगा। आलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ABC, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की सुपरविजन में काम करता है, यही कैलिफोर्निया आलमंड्स को बेचता है। इसके साथ कैलिफोर्निया के 7600 बादाम ग्रो करने वाले किसान और 100 प्रोसेसिंग करने वाले छोटे फर्म्स जुड़े हुए हैं। इन लोगों को ABC की तरफ से कई तरह के इंसेंटिव्स और सब्सिडी मिलती है। तभी 2023-24 में सिर्फ कैलिफोर्निया ने दुनिया के 76% बादाम उगाए। अब इनके साथ हमारे किसानों की हालत को देखो।
सबसे ज्यादा बादाम जम्मू कश्मीर और हिमाचल और कुछ महाराष्ट्र में भी होते हैं। इंडिया में हेल्थ ट्रेंड्स के चलते बादाम की डिमांड काफी बढ़ी है। फिर तो प्रोडक्शन थोड़ा तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन प्रोडक्शन घट गया है। बादाम उगाने वाले किसानों के सामने बदलते मौसम, क्लाइमेट का चैलेंज है और ऊपर से कोई सरकारी मदद नहीं। इनफैक्ट क्योंकि सेब की खेती में थोड़ी सरकारी सहायता मिलती है तो काफी किसान बादाम छोड़ सेब की खेती करने लगे हैं। अब सोचिए, कहाँ तो यूएस के आलमंड बोर्ड जो हर तरह से अपने किसानों की मदद कर रहा है, और एक छोटे से कैलिफोर्निया के क्षेत्र में ही वो दुनिया के 76% बादाम उगा रहे हैं। और कहाँ हम जो अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी नहीं केटर कर पा रहे और अपने अच्छे और न्यूट्रिशियस बादामों की वैरायटी को छोड़कर कैलिफोर्निया के बड़े दिखने वाले सस्ते बादाम से खुश हैं। अब इस एग्जाम्पल को सोयाबीन, कॉर्न, गेहूं और बाकी चीजों पर भी लागू कीजिए। एक और समझने की चीज ये है कि ये मामला सिर्फ अमेरिकन किसान और इंडियन किसान के बीच का नहीं है, बीच में है अमेरिकन फूड मार्केटिंग कंपनियां। 4 अमेरिकन कॉर्पोरेट्स एडीएम, बंच, कारगिल और ड्रेफस का ग्लोबल ग्रेन ट्रेड पर 75% कंट्रोल है, और आज से नहीं 20 सालों से। इन्हीं की बदौलत अफ्रीका के देश अपनी नेटिव क्रॉप्स को छोड़कर मक्का उगाने लगे हैं। इसी तरह 6 कॉर्पोरेट दुनिया के 75% पेस्टिसाइड मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तभी यूएस की पॉलिसीज, उसके फाउंडेशन सब मिलकर दूसरे देशों में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को बढ़ावा देते हैं। खुद की आत्मनिर्भरता एकदम खत्म और यूएस डिपेंडेंस शुरू। तो सिर्फ हमारे किसानों के नुकसान की बात नहीं है, ये तो हमारी खेती के लिए ही खतरा है। जब जरूरत की चीजें इंपोर्ट डिपेंडेंट हो जाएंगी तो आत्मनिर्भरता का क्या होगा? जहां सरकार को हमारे किसानों की ज्यादा मदद करनी चाहिए, वहां सरकार उल्टा उनके पांव के नीचे से जमीन खींच रही है। 4 कृषि के काले कानूनों में यही तो था कि कृषि को कॉर्पोरेट के हाथों सौंप दिया जाएगा। हमारे किसानों ने 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। 700 लोगों की जानें गई। अब सरकार अपने वादे से मुकर कर एक बार फिर किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। ईयू के साथ हुई डील में भी कई खाद्य पदार्थों पर से टैरिफ घटाया गया है। ना उसकी डिटेल्स हमें ठीक से पता चली, ना अब इस सो कॉल्ड यूएस डील की। एटलीस्ट बजट सेशन में ही इन डील्स पर कुछ चर्चा हो जाती, पर वो कैसे होगा जब पार्लियामेंट में मेंबर्स को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। इस बीच बजट की बातों को भुलाया जा चुका है। पिछले संडे को आए बजट में ना सिर्फ एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया, बल्कि लोगों की जरूरत और डिमांड वाले 2 बड़े मुद्दों को रफा दफा कर दिया गया। एक है रेलवेज और दूसरा पोल्यूशन। 2016 में लास्ट रेलवे बजट पेश हुआ था। उसके बाद इसको कॉलोनियल प्रैक्टिस कहकर खत्म कर दिया गया। पिछले सालों में रेल एक्सीडेंट्स की घटनाओं के साथ साथ स्टेशन पर भी भगदड़ मची, पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे सर्विस को इम्प्रूव करने की कोई ढंग की बात नहीं की गई। इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट स्पीच में रेलवे का नाम भी नहीं लेती। दिखाने के लिए तो रेलवे को फंड एलोकेशन कर दिया जाता है, पर क्या वो सच में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी और सेफ्टी को मजबूत करने के लिए लगाया जाता है? इस बजट में 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए कितना एलोकेशन किया जाएगा ये नहीं लिखा है। 12 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन गई हैं, जिनमें से रेलवे को 2.9 लाख करोड़ मिला है। सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। 2016 में अनाउंस किए गए इंडिया के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को ही लीजिए। अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर की कॉरिडोर को 1 लाख करोड़ में बनाना था, अब तक नहीं बना है। कॉस्ट बढ़कर डबल यानी कि 2 लाख करोड़ हो चुकी है। 2029 में इसके ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। अब 7 नए कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं। इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 16 लाख करोड़, और इनको भी 10 साल से ऊपर तो लग ही सकता है। कंपैरिजन के लिए चाइना ने 2021 से 2025 के बीच 5 साल में 12,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया। कॉस्ट और टाइम ओवररन्स ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वॉट लगा दी है, और कुछ हमारे क्रिएटिव डिजाइनर्स ने। इनफैक्ट पिछले सालों में रेलवे के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ा है। रेलवे एक्सपर्ट्स की ही एक स्टडी ने दिखाया कि इंटरसिटी बस ट्रैवल पिछले सालों में 25% एनुअल रेट पे बढ़ा है। लंबी दूरी की सैकड़ों नई बसेस चलने लगी हैं। अब देखिए, रेलवे के मंत्री ही पार्ट टाइमर हैं।
तीन मिनिस्ट्रीज के साथ साथ रेल मंत्रालय भी संभाले हुए हैं। अब कैसे रेलवे के ही खर्चों को देखते रहेंगे? द फेडरल वेबसाइट पर रेलवे से जुड़े 2 जरूरी आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए। इन्हें सीनियर जर्नलिस्ट वी श्रीधर ने लिखा है। ये आपको सिस्टमैटिकली रेलवे में क्या चल रहा है इसको बताते हैं। दिल्ली की जनता कितना AQI चिल्लाई। जैसे आपको आपके मुख्यमंत्री ने इग्नोर किया, वैसे ही पोल्यूशन के मुद्दे को बजट में इग्नोर कर दिया गया। हार्वर्ड की इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बताया था कि इंडिया के लिए टैरिफ से ज्यादा बड़ा इशू है पोल्यूशन से इंडिया की जीडीपी को 6% तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल पोल्यूशन से लड़ने का बजट 1300 करोड़ था, अब बस 1000 करोड़ है। शायद AQI मैनेजमेंट करने के लिए काफी रहेगा। साल 2024-25 में पोल्यूशन कंट्रोल का बजट 854 करोड़ था, पर एक्चुअल स्पेंडिंग बस 16 करोड़ हुई। और अब जब हीट वेव्स, फ्लडिंग, साइक्लोन के साथ साथ हवा और पानी जहरीले हो गए हैं, ऐसे में समझ जाइए कि बजट कट के साथ साथ आपकी जिंदगी के साल कट हो रहे हैं। दिल्ली में कोयले की वजह से आपके तंदूर बंद हो गए, लेकिन बजट में कोयला क्षेत्र को 3.5 गुना ज्यादा एलोकेशन मिला है। हिमाचल में भूस्खलन के साथ साथ लैंडस्लाइड भी हुई, पर पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु आपदा के लिए कोई बजट नहीं है। हाँ, 20,000 करोड़ कार्बन कैप्चर में लगाया जाएगा। नहीं, इसमें हवा से कार्बन निकालकर ऑक्सीजन नहीं छोड़ दे। नहीं, गोमूत्र से कार्बन कैप्चर नहीं करते। कार्बन कैप्चर एक नई अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाले धुएं में से कार्बन अलग किया जाता है, फिर उसको लिक्विड बनाकर जमीन में बहुत नीचे छोड़ा जाता है, जैसे किसी पुराने तेल के कुएं में। मकसद ये है कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे। पर जैसा कि आप गेस कर सकते हैं कि ये कोई समस्या का इलाज नहीं है। पहली बात है कि फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जाए। इस देश में जहां पोल्यूशन की वजह से जानें जा रही हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, ना FDI आ रहा। ऐसे में भी पोल्यूशन से लड़ना तो दूर, उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा। बजट के पूरे एनालिसिस के लिए द वायर के दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। इस हफ्ते इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।